इतिहास के बारे में थोड़ा सा तो बता चुके थे, सीधा पॉइंटे पर आते हैं कि विद्वानों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन भाग में? प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास। बिल्कुल सही बात है। प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक इतिहास। हिस्टोरिकल हिस्ट्री, ठीक है। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? इसमें जो भी मतलब पुरातत्व या मतलब जो भी अभिलेख वगैरह मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। हाँ। प्राक इतिहास वैसे इतिहास को कहते हैं जो मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तु के आधार पर अध्ययन करते हैं। ये तो एक तरह का डिफिनेशन हो गया। जब पैदा हुआ तो लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था, बोलना जानता ही नहीं था, भाषा की जो है उत्पत्ति नहीं हुई थी, है कि नहीं? क्या बोलेगा, कैसे करेगा? तो जो है, और भाषा अगर उत्पन्न हो भी जाता तो लिखित तो कुछ आया नहीं था, तो कैसे समझेंगे हम जो है क्या जानता था क्या नहीं जानता था, है कि नहीं? बोलता भी था। अगर उस जमाने में कोई भाषा डेवलप भी कर गया हो, कुत्ता एक दूसरे से बात करता है, क्या समझ में आएगा हमें? कुत्ता मर गया, काम खत्म। तो उस वक्त जो इंसान था आपस में जो बात करता होगा तो उससे तो कोई हम लोग समझ में नहीं आएगा जब तक वो लिखित ना आ जाए, है कि नहीं? अगर लिखित आ भी जाए तो समझना जरूरी है उस जमाने का। आज भी बहुत ऐसा स्क्रिप्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, पता है आपको? नहीं, जो डायग्राम से समझता है। डायग्राम समझता है। आज के भोजपुरी तो इतना सा है। आज के दुनिया में लोग समझता होगा कि इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। नहीं, एक भाषा है चाइना में जिसको कहते हैं मैंडारिन। दुनिया क्वेश्चन आएगा, इस बता देते हैं। तो ये वो भाषा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, मैंडारिन भाषा। चाइनीज भाषा है तो वहां के लोकेलिटी जब, तो यही बात है कि इंसान उस जमाने में जिस चीज का इस्तेमाल करता था उसकी दोस्ती जो इंसान की सबसे पहले किससे हुई थी पता है? सबसे पहले उसकी दोस्ती पत्थरों से हुई थी। पहाड़ पर था वो, जमीन पर आया नहीं था, क्योंकि जिस जमाने में जमीन पे आना था उसको जमीन के जो है ऊपर में जो है मोटा मोटा क्या था, बर्फ जमी हुई थी, तो उसको जीने के अनुकूल तो था नहीं, तो कहां रहेगा वो? आज के जमाने में पहाड़ पे बर्फ जमता है। उस जमाने में बर्फ जो है जमीन पर था, पहाड़ का कुछ इलाका जो है एकदम पत्थर से ढका हुआ रहता था। तो ये पता है कि क्या कहते हैं उसको, पहाड़ पे बर्फ क्यों जमता है? पहाड़ पे ही बर्फ क्यों होता है? अच्छा, तो सीधा सीधी बात है कि जितना जाएंगे टेम्परेचर लो हो जाएगा, और जहां तक जाते जाते 0 डिग्री पहुंच जाएगा वहां से बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? सूरज ऊपर से नीचे आता है तो उसको तो सबसे पहले उसी को गर्म करते हुए आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये प्रकाश का एक बहुत बड़ा ये है विशेषता है कि वो सबसे पहले आके जमीन पर टकराएगा, तब जमीन से जो है, इसलिए जितना जमीन पर रहिएगा उतना ज्यादा गर्म लगेगा, जितना उठते जाइएगा ठंड लगेगा। खैर ये सब बात अलग हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंसान की दोस्ती सबसे पहले पत्थर से हुई थी, और पत्थर से इसलिए हुई थी कि जिस जमाने में इंसान आया था तो उस जमाने में जानवर बहुत बड़ा बड़ा होता था,
और एक, चूंकि उस वक्त समाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो समाज आज हम लोग एक साथ रह रहे हैं, समाज का डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से क्या हुआ था कि एक अकेला आदमी एक जानवर को मारता जो पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए उसको औजार चाहिए था, हथियार चाहिए था। वो हथियार उसको सबसे आसानी से कहां मिल रहा था? उसी पत्थर से मिल रहा था। बात समझ में आ रही है कुछ? इसीलिए उसने सबसे पहले अपना औजार किससे बनाया? पत्थरों का बनाया। और पत्थर का मोह आज तक खत्म नहीं हुआ इंसान से। उस जमाने से जो पत्थर का मोह चला है आज भी है। आप चले जाइएगा देहात वगैरह में तो सबके यहाँ मिक्सी नहीं है, सील लोढ़िया भी रखता है। उसी पत्थर की मोहब्बत है उसको, जो वहां से आज तक इंसानों में चली आ रही है, लगातार चली आ रही है। ठीक है, तो इसको वही कहते हैं कि इंसान द्वारा उपयोग की गई वस्तु के आधार पर जिसको अध्ययन करते हैं, जिस साइंस को, उसको क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास ये वैसा इतिहास है जिसके बारे में इंसान लिखना तो जानता था लेकिन हम लोग आज तक नहीं पढ़ सके। उसको क्या कहते हैं? आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। जैसे जैसे हिंदुस्तान में एक सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा ये जो है ना विकसित हुआ था, जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता हुई थी। वहां पर जो है ना, जो लिपि का जो डेवलपमेंट हुआ था वो था चित्रा लिपि। चित्र बना बना के जो है ना एक लिपि का आविष्कार होते, वो उस वक्त तो जानते थे, लेकिन आज तक हम लोग नहीं पढ़ सके हैं। हम लोग के नहीं पढ़ने की वजह से इसमें रखा गया है उस जगह को, आदि इतिहास को। दो ऐसा जो है वक्त है जो आदि इतिहास को रखा गया है। तो ये रखा गया है, मतलब क्या कहते हैं, हड़प्पा। और दूसरा रखा गया है ऋग्वैदिक काल। जैसे आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे वो सब चीज। और ये ऐतिहासिक इतिहास, ये वैसा इतिहास जो मानव लिखना जानता था और हम लोग पढ़ना जानते हैं, वैसे इतिहास को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इस प्राक इतिहास को एक्चुअल में पत्थर का काल भी कहा जाता है। हाँ, जिसको पाषाण कहते हैं। ठीक है, इसको विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। सही बात। लेकिन आधुनिक इतिहासकार, ये जो आप बोल रही हैं वो तो बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको 4 भाग में बांट दिया है। चौथा भाग नहीं, कोई बात नहीं है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल। नहीं, ये आधुनिक वाला जो किताब आया है उसमें आया है ये चीज, तो इसलिए पूर्व पहले के किताब में ये 3 नहीं आता था, चौथा आता ही नहीं था। पढ़ाया जरूर जाता था लेकिन आता नहीं था। हालांकि कहीं कहीं पर इसको 5 लाख भी आया है
किसी बुक में 5 लाख मिल जाएगा आपको, किसी बुक में 10 लाख मिलेगा आपको। और लेट क्यों हो गया? कहाँ पढ़ाते हैं? कहीं कहीं पर ओवरलैप है। ये तो नपासान हम आपको इसलिए ये बताया 9000 बीसी। वर्ल्ड के परिपेक्ष में तो ये 9000 बीसी है, लेकिन इंडिया में ये 7000 बीसी में आया है, वो हम बता देंगे, उसके लिए कुछ ज्यादा है नहीं। ये बीसी समझते हैं? ईसा के जन्म के पूर्व, ईसा पूर्व इसको कहते हैं ना। ईसा का जन्म कब हुआ था? एक ईस्वी, तब ना वहीं से शुरू हुआ। तो जब से शुरू हुआ वो ईस्वी कहलाया, उससे पहले ईसा पूर्व हुआ। तो सोचिए कि इस ईसाई के जो वो हैं फाउंडर हैं, ईसाई के बिल्कुल कह सकते हैं, उससे 10 लाख साल पहले, बहुत मामूली बात नहीं है ये सब, जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी, और यहीं पर इसी पूर्व पाषाण काल में ही जो है क्या कहते हैं वो होमोसेपियंस आ चुका था। ठीक है ना, याद है ना होमोसेपियंस? पूरा कर्म के साथ आ गया था। कर्म 2 दिन में नहीं हुआ था। ये जो पूरा आपको बताए होंगे हम पहला दिन, जो इंसानों की जो विकास हुआ है इंसान का, वो 2 दिन में नहीं आया है। हजारों हजार साल एक एक जो है जनरेशन चला है, उसके बाद आता गया, बदलता गया ये सब चीज। तो इस काल में जो विद्वान की बात कर रहे थे, इस काल में ये जो देख रहे हैं आप पूर्व पाषाण काल, इसका थोड़ा सा बताते चले हम। असली पढ़ाई यहां से शुरू होता है, क्योंकि मानव का जो विकास हुआ है एक्चुअल में यहां से शुरू हुआ है। हाँ हाँ बोलिए। अर्ली मैन का तो नाम सुनते हैं, अर्ली मैन जो स्टोरेज में था वो मतलब कौन किसमें था? पूर्व पाषाण या किसमें था? अर्ली मैन मतलब इंग्लिश में जो अर्ली मैन वो स्टोरेज के टाइम पे। अरे सर, ये हम इसमें क्या बता दिए, देखिए आप, ये जो पूर्व पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, इसमें अर्ली मैन था जिसको आप कह रहे हैं ना। ये अर्ली मैन उसी जो है, अर्ली मैन नहीं था, आधुनिक मैन भी इसमें था, ज्ञानी मानव भी इसमें था, सब इसी में हुआ है पूर्व पाषाण काल में। जिसका ड्यूरेशन देखिए कितना है, आप बस समझ रहे हैं ना, कितना बड़ा काल है इसका। सारा जो है ये यहाँ पर इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें बहुत विकास नहीं हुआ था। इंसान जो था, जब इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत जाते तो हम नहीं बताएंगे। ये दुनिया जब गोल था, जब पेंजिया बना हुआ था, तो एक स्थल था पूरा का पूरा। और आपको हम बताए होंगे कि ये जो स्थल है ना, वो प्लेट पर है। ये पूरा जमीन, पूरी धरती जो है ना, ये समुंदर भी, ये सब मत समझिए कि जो ये है सूखा स्थल है वही प्लेट पर नहीं, पूरा जमीन प्लेट पर है। और आपको पता होगा कि ये जो प्लेट है, ये क्या प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, जो सबसे बड़ा महासागर है, वो एक है, एक इस पर है, एक प्लेट पर है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेट है वो। इसीलिए पैसिफिक ओशियन के बगल में जितना भी होगा, सब वहां पर जो है ना जमीन हिलता होगा। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा जमीन में भूकंप वगैरह जो आता है टकराने की वजह से, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराता है तो सबसे ज्यादा जापान के एरिया में आता है। आप सुने होंगे, कभी आपको नजर में आया हो, क्योंकि जापान में वहां पैसिफिक ओशियन का प्लेट खत्म हो जाता है, वहां से दूसरा प्लेट शुरू होता है। तो जिससे क्या होता है, हमेशा वहां क्या होगा, जरा सा भी हिलेगा वो प्लेट, वहां पर जो असर दिखेगा, बीच में तो नहीं दिखेगा, लेकिन साइड में कोना में जरूर दिखेगा। तो वही चीज है, हम क्या बताना चाह रहे थे अभी, कुछ और भी, खैर छोड़िए। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट टूटना शुरू हुआ, बहना शुरू हुआ, है कि नहीं?
तो ये जब ये जो बह रहा है उत्तर की तरफ खिसक रहा है। आप जमीन का जो नक्शा देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर नक्शा लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये तो टूट टूट के अलग हो गया है कि नहीं। पहले जो है ये जमीन स्थल भाग दो भागों में टूटा। उत्तर के भाग को अंगारा कहा गया और नीचे के भाग को गोंडवाना कहा गया, है ना। ये सब गोंडवाना का इलाका है। भारत का दक्षिणी भाग भी गोंडवाना में आता है। ये सब गोंडवाना का इलाका है, ये अंगारा का इलाका है। तो ये जब टूटा है आपस में, तो ये उत्तर की तरफ देखिए, नीचे आपको ज्यादा समुद्र का इलाका पूरा मिलेगा, ये उत्तर की तरफ खिसक रहा है। और इंडिया में अभी जो आप देख रहे हैं नया नवीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत किसको कहते हैं पता है? नया, नवीन का मतलब नया, मोरदार का मतलब मुड़ा हुआ, पर्वत का मतलब पहाड़। वो क्या है, किसको कहते हैं, कौन पहाड़ को? हिमालय पहाड़ को, है ना। क्यों? प्लेट मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस, जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो उसके से प्रेशर जैसे बहुत राइज अप होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जहां इसको नवीन इसलिए कहते हैं कि वो नया है, हिमालय का पहाड़ नया पहाड़ है वो। और उसके जगह पर आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर एक सागर हुआ करता था उसी हिमालय के नीचे। आज जहां पर हिमालय है वहां पर सागर हुआ करता था जिसको तेथिस सागर कहते हैं। वही टकराने की वजह से, चूंकि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जो हमारा प्लेट खिसक रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उठ रहा है। और जैसे बताए वो कि वो आज भी उठ रहा है। उसकी एक चोटी है एवरेस्ट, 48 से 50 हो गया है। वो किस लिए हो गया है? क्योंकि वो धीरे धीरे उठ रहा है, कुछ कचरा की वजह से भी। वो जब इकोलॉजी सिस्टम पढ़िएगा तो बताया जाएगा वो सब। तो ये इसी तरीके से ये जो है, और आप जो है इसे नक्शा को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका में जाके सट जाएगा ऐसे। आप देखिए कागज को कोई फाड़िएगा, देखिएगा, फिर सटाइएगा, जिस तरह से सटता है आपस में, उसी तरीके से ये जो है जमीन का टुकड़ा ले जाके यहाँ सटाइएगा। ये जो आप मेडागास्कर देख रहे हैं, ये यहाँ चला आएगा। बात समझ में आ रही है? ये अफ्रीका का सारा चीज इसमें अगर सटाइएगा, आपको दिखलाई पड़ जाएगा कि ये कभी गोल रहा होगा, जो टुकड़े होकर के क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, ये उत्तर की तरफ जो है खिसक भी रहा है। लेकिन जब जोड़ दीजिएगा, इसका वजह सिर्फ ऐसे ही नहीं है। जब पहली बार जो है 1800 समथिंग में इसका पहली बार जो पूरे वर्ल्ड का फोटो खींचा गया था ऊपर से, इससे पहले तो फोटो था नहीं। लोग समझ रहा था कि जमीन कैसा है, चिपटा है, जाएगा गिर जाएगा। लेकिन जब फोटो का जब पता चला कि नहीं, जमीन चिपटा नहीं है, गोल है, जहां से आप शुरू कीजिएगा वहीं पहुंच जाइएगा। तब ये है, इस बात का पता चला कि ये सब चीज जो है क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, अलग अलग हुआ है। उसके अलावा भी जब इस इलाके का ये कांगो बेसिन का इलाका यहाँ पर है पूरा, हम जो बताए होंगे आपको कि पूरा जो मानव का जो सीरीज था वो पूरा का पूरा यहीं पर है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो हो सकता है कि ये बदलाव के वक्त में इंसान बदलता चला गया हो, और जो है कुछ तो एक तो कश्मीर में यहाँ पर एक पाया गया है रामापिथेकस का, एक ही कंकाल पाया गया, दूसरा नहीं पाया गया अभी तक। खैर, तो ये जो है जैसे जैसे बढ़ रहा था ये जमीन, अपने आप ये लोग क्या हो रहे थे, एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर हो रहे थे, पता भी नहीं चला। लेकिन इन लोगों जमीन बहुत तेजी से नहीं कुछ होता है, धीरे धीरे ही होता है। लेकिन जहां पर बस जाते हैं लोग, अस्थायी निवास नहीं था इन लोगों का। ये लोग नंगा रहने वाला आदमी था जिसपे बड़े बड़े बाल थे, पूरा घना जो पहाड़ के ऊपर जो है ना पत्थर और जो पेड़ पौधा होता है ना उससे घना था, एकदम पटा हुआ था, पूरा इलाका पटा हुआ था। जंगल का इलाका, बहुत कम लोग, कितना रहा होगा, बहुत मामूली से लोग। हालांकि ये मानव की उत्पत्ति के बारे में तो पहले ही बता चुका है कि धार्मिक पुस्तक कुछ और कहता है, लेकिन जो है एक किताब आई थी विकासवादी का सिद्धांत, उसको लिखने वाले थे चार्ल्स डार्विन, है ना। तो उन्होंने लिखा कि ये आदमी आया कैसे भाई, ये उसका पूरा सीरीज बताया उन्होंने। ये पहला आदमी था चार्ल्स डार्विन जो बताने वाला। हालांकि उस जमाने में धर्म से इतर बात नहीं बोली जाती थी, साइंस को तो माना जाता था लेकिन धर्म के आधार पर। हालांकि ये भी बता दें आपको
कि धर्म जो है वो साइंस ही है। धर्म जो है वो साइंस ही है। आप अगर धर्म को परखिएगा तो साइंस वहां जाके फिट कर जाएगा। बहुत ऐसा चीज है जो साइंस अभी नहीं जान रहा है। जिस जमाने में धार्मिक पुस्तकें लिखी गई थी, हालांकि वेद जो है वो धार्मिक पुस्तक है, किसी मानव के द्वारा तो लिखी नहीं गई है। ये देवता के बारे में लिखी गई है। जो हम ऋग्वेद वगैरह पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको कि वो कैसे है देवी पुस्तक। हालांकि लिखा है आदमी है, उसको लिखने वाला इंसान है। उसी तरह कुरान है, कुरान को भी लिखने वाला इंसान है, लेकिन वो भी दैवीय पुस्तक है। लिखा जरूर किया है, स्क्रिप्ट यहाँ तैयार भले किया गया है, लेकिन वाणी कहीं और से आई है। खैर, उसमें तो एक आदमी को डायरेक्ट उतारा गया है, लेकिन जब चार्ल्स का विकासवादी का सिद्धांत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मानव ऐसे ही डायरेक्ट नहीं उतरा, उसका एक सीरीज था उतरने का। तो उसी सिलसिले में ये लोग अलग अलग जगह पर बस गए थे। बस क्या गए थे, बस जनसंख्या बढ़ती चली गई, धीरे धीरे अनुकूलता अभी आई नहीं थी, तो ये लोग फैलते चले गए और इनको रहने के लिए पहाड़ पर, इसको जिंदगी गुजर बसर करना था पहाड़ पर, चूंकि खाने की चीजें आसानी से, लेकिन पहाड़ के पास भी सिर्फ वहां रहते थे जहां पानी संभव था। पहाड़ पे पानी रहता है कि नहीं? तो इंसान वैसा इंसान नहीं था जो आज की तरह मॉडर्न है, दिमाग है उसके पास, वो एक जानवर ही था। लेकिन वो मानव में जब तब्दील होता तब तक जो है संगठन नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, बेचारा अकेला भटकता था। उसका सिर्फ मेन मोटिव क्या था, उसका मेन मकसद क्या था? सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना। उसके अलावा उसके पास कोई एम नहीं था। वो फल खाने के लिए या जो चीज करने के लिए उसे जहां जाना होता था वो सिर्फ वहीं चला जाता था। उसका मकसद, अच्छा, दूसरा ये था कि जब वो जहां जाएगा दो ही चीज उसके पास होना चाहिए, पीने के लिए पानी और खाने के लिए चीज। और ये इतना जानवर हुआ था, हर जानवर को देखिएगा तो हर जानवर सिर्फ या तो मांस ही खाएगा या फिर जो है साग सब्जी खाएगा। बहुत कम ही एक ऐसा है, चाहे शेर ही क्यों ना हो, सिर्फ क्या खाएगा? उसको घास या फल फूल दे दिएगा तो खाएगा? नहीं खाएगा। खरगोश को अगर मांस दे दिएगा तो खाएगा? नहीं ना खाएगा, क्योंकि उसके पेट के अंदर की जो बनावट है वो पचा ही नहीं पाएगा उसको। मानव और कुछ जानवर को ही ऐसा था जो दोनों चीज पचा सकता था, फल भी पचा सकता था और मांस भी पचा सकता था। इसीलिए उसको मांस खाने के लिए और ये करने के लिए जहां जहां भी जो है जाना होता था वहां वहां वो जाता था। अभी तक जानवरों को पालतू बनाना नहीं सीखा था, क्योंकि ये खुद एक जानवर था, फल पर। और ये अब बल्कि अपना जो है वो शरीर को ढकने के लिए भी बहुत बाद में जाके विकसित हुआ कि वो छाल वगैरह पहनने लगा, या वो क्या कहते हैं वो खाल, जानवरों का खाल वगैरह भी शरीर पर पहनने लगा। ये बहुत बाद का डेवलपमेंट है, बहुत बाद में। शुरुआती जिंदगी में उसकी जिंदगी इतनी कठिन होती थी, किसी की भी हो जाएगी। आप अगर सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर आपको पहाड़ पर सिर्फ अकेला छोड़ दिया जाए आज के डेट में, आपको क्या महसूस करेगा कि ना समाज है, ना कुछ है आपके पास, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। क्योंकि हम लोग इतने आदी हो चुके हैं सारी चीजों के। उनके पास हवा चल रही है भाई, बस उसको कुछ नहीं करना था, जिंदगी जीता था। रहने के लिए वो या तो कहां पर रहेगा, पेड़ पर रहेगा, या वो रहने के लिए पहाड़ में ही जो गुफा हुआ करता है, उसी मांद जिसको कहते हैं, तो उसी मांद में वो कभी कभी क्या होता था। इसीलिए मध्य पाषाण काल हो या पूर्व पाषाण काल हो, भारत में भी जैसे अरावली का पर्वत है यहाँ पर है इंडिया में, तो मध्य प्रदेश के आसपास का इलाके में जो है, और वो यहाँ से निकल करके यहाँ तक जो है वो अरावली का जो पर्वत है वो पुरानी पर्वत है, वो नवीन मुर्दार नहीं है। उसके खो वगैरह में ये लोग रहा करते थे। इंडिया में भी था, मध्य पाषाण के लोग, पूर्व पाषाण काल के लोग। कंकाल कहीं नहीं मिला, ये अलग बात है। लेकिन मध्य पाषाण का जो है काल है उसमें तो साफ साफ मिला है, बहुत सारा भीमबेटका वगैरह जगह है। अगर आप सोच लीजिए कि उसमें उसके अंदर जो है चित्रकारी मिली है, सिर्फ चित्रकारी ही नहीं मिली है, पेंट मिला है, रंगा हुआ मिला है। हालांकि भित्ति चित्रकारी क्या होता है ये? दोनों चीज सही है। ये भित्ति चित्रकारी बाद का डेवलपमेंट है, शैल चित्रकारी पहले का डेवलपमेंट।
तो अच्छा, इतना ही नहीं, आप ये सोच लीजिए कि गुफा के इतना अंदर बनाया गया है कि वहां रोशनी दिन में भी नहीं पहुंचेगी। कैसे बनाया होगा? रोशनी के लिए क्या इस्तेमाल किया होगा? आग का इस्तेमाल जानता थोड़ी था ये लोग। आग का इस्तेमाल जानता कहां था? आग का इस्तेमाल आग का इस्तेमाल पहली बार जाना ये नवपाषाण काल में। आग तो जानता था, आग का आविष्कार यही हुआ है, लेकिन आग के बारे में जानता कुछ नहीं था। क्या कुछ फोन आया क्या? एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोलिए। देखना चाहते हैं पानी को आप। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो एक कस्टमर केयर था। कौन सा बुक लेना? क्या हम बोले आपको? बस एक ही सजेशन है, आपको जो समझ में आ जाए, जिसकी भाषा आसान हो। हम बड़ा बड़ा नाम ले लें, राम सर। पहले तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी 10+2 का। पहले उसको समझ जाइएगा, तो फिर बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अभी हम किताब का अगर नाम आपको बोल दे, राधा कृष्ण चौधरी ले लिए, समझ में नहीं आएगा आपके। ये हम कन्फर्म है, इसलिए कन्फर्म है हम कि जो भाषा हम आपको बता रहे हैं ना, वो भाषा में नहीं लिखी गई है। हम तो आपको तोड़ तोड़ के बहुत इजी भाषा में बता रहे हैं, आसान भाषा में। ये आसान भाषा में नहीं है किसी किताब में। आपको कोई किताब भी दे देंगे, तो अगर आप, हम सिर्फ बता नहीं रहे हैं, ये जो बताएंगे ना, हम बताने के बाद हम खुद से लिखाएंगे भी। और जब लिखाएंगे उसके बाद उस अकॉर्डिंग आप जिस किताब को भी पढ़िएगा। हालांकि किताब आपको पढ़ना चाहिए, आपको जो समझ में आए जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी बुक जाकर के मार्केट से ले आइए आप,
चूंकि आप पढ़िएगा तो सवाल कीजिएगा हमसे, आप पढ़िएगा नहीं तो सवाल हमसे क्या कीजिएगा। जैसे सवाल कीजिएगा तो शायद उसके बारे में आपको फिर ज्यादा जानकारी मिलेगा, क्योंकि वो बात जो हम भूल चुके हैं या वो बात जो हम मन ही मन में रह गए हैं या कोई बात इधर से उधर चली गई हो, वो बात हम नहीं बता पाए हैं, वो उसमें और 3 बात लगा करके आपको जो है समझ में आएगी बात। इसीलिए हम ये रिकमेंड, जैसे कोई टीचर होता है ना कि रिकमेंड कर देता है कि फलाना किताब ले लीजिए आप जाकर के, हम ये नहीं, आपके जो समझ में आए हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं और हम देंगे। लेकिन अगर कोई एक किताब, इसका मतलब हम वही किताब सिर्फ पढ़े हैं, तब ना हम जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि फलाना किताब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको पता होगा कि आप उसी से सिर्फ सवाल कीजिएगा, वो मेरा पढ़ा हुआ है। लेकिन हम आपको इस हिस्ट्री का कोई किताब आपको जो है मिल जाए, आप लेकिन टेक्स्ट बुक लीजिएगा, बुक लीजिएगा। बात समझ में आ रही है क्या? टेक्स्ट बुक लीजिएगा, ये वो जो निकलता है वो सब पेपर वगैरह वो सब नहीं लीजिएगा। टेक्स्ट बुक आप जो लीजिएगा वो, और उसमें हम समझाने के लिए आपको एबल है, वो आप बेफिक्र हो जाइए। हालांकि हम जो नोट्स लिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम यहाँ पर रख करके लिखाएंगे भी आप लोग को, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो हम पढ़ा देंगे एक बार, मेरा ख्याल है कि आप भूलिएगा तो फिर नहीं। अभी तो आप सिर्फ, अभी हम जो है ना सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, अभी असली टॉपिक पर आए ही नहीं है। असली टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, लेकिन इसको आने के लिए इसको समझना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझिएगा, इसका जो है आपको मतलब ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो बच्चा, हमारे पास तो इंजीनियर का भी लड़का आता है, मेडिकल का भी लड़का आता है, और आपको आश्चर्य बहुत होगा कि मेडिकल का लड़का हो या इंजीनियरिंग का लड़का हो, ये भी समझता है बहुत अच्छे से। वो बहुत लड़का डिप्टी कलेक्टर है, बहुत लड़का इतिहास से, इतिहास ऑप्शनल लेकर के साइंस का लड़का है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा बना सकता है इंजीनियर, फिर भी वो क्या लिया, वो इतिहास लिया, इतिहास लेकर के पढ़ा। ऐसा खैर ये सब हम अभी बोलने के लिए नहीं आए हैं, इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद आपको जो है ये बात समझ में आएगी। खैर, तो ये उस जमाने में जो है ये जो प्रचलन था मानव का, तो मानव अभी संगठन रूप नहीं हुआ था, बस अकेला अकेला सब जी रहा था। और चूंकि उस जमाने में बड़ा बड़ा जो है ना वो क्या होता था, वो जानवर भी होते थे, वो छोटा जानवर नहीं था, वो खरगोश टाइप का जानवर नहीं था कि चाहे पकड़ के मार के खा लिया, नहीं, बड़ा बड़ा जानवर होता था। अब बड़ा बड़ा जानवर होने के लिए उसको मारने के लिए बड़ा बड़ा औजार की भी जरूरत थी। अब बड़ा बड़ा औजार उसको क्या मिलता है, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तांबे किसी भी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अपना काम वो किससे चलाता? सबसे नजदीक उसको बहुत आसानी से जो उपलब्धता थी वो क्या थी? पत्थर थी। तो वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ करके एक जगह से, बता देते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर जो था, ये बड़ा बड़ा पत्थर है ऐसे, और यहाँ पर खाली नोकीला कर दिया। वो बात समझ में आया? ये तोड़ करके सिर्फ यहाँ पर नोक लिया, और पहाड़ के नीचे जो पहाड़ पर वो बैठा था, ऊंचाई पर बैठा हुआ, नीचे से जाने वाले जानवर को क्या करता था, ये लुगड़ा लुगड़ा के बस कोना रखता था, जैसे कोई जानवर गया उस पर गिरा दिया, और गिराने के बाद जो है ना क्या होता था, लगा तो एकदम मरता तो नहीं था तुरंत, क्योंकि उस जमाने में उसका खाल भी बहुत मोटा होता था। और भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अलमाइटी ने उसे बड़ा बड़ा नाखून भी दिया था, बड़े बड़ा दांत भी दिया था। बात समझ में आ रही है? और उस जमाने में जो पहला मानव हुआ था, चौवा हुआ नहीं था उन लोगों के पास, बताए होंगे आपको हम, सिर्फ उसकी दांत एकदम नोकीली हुआ करती थी, उसी दांत से वो चमड़ा छीन लेता था, और उसके बाद कच्चा मांस खाता था, बहुत अच्छे से खाता था, पचा भी लेता था। समझ में आ रही है बात? कंदमूल भी खाता था, यहां तक कि अगर कुछ नहीं मिला तो पेड़ का जो मोटा मोटा छाल हुआ करता था, वो छाल खाता था। तुलसी पत्ता जो होता है, नया पत्ता निकलता था, वो पत्ते को भी खाता था। ये हालांकि पत्ता हम लोग भी खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या? आज भी खाते हैं हम लोग, उसको हम जो नाम दे दें, है ना, जो नाम दे दे उसको पका लेंगे, वो खा लेंगे। तुमको मतलब शायद आप लोग को पता नहीं हो, इंसान आज भी घास खाता है बहुत जगह, हम मांस तो खाता ही है, सब कुछ खाता है, घोड़ा खाता है, कुत्ता खाता है, बल्कि कुत्ता खाने का तो आज भी प्रमाण है कि नहीं?
कहाँ? रशिया में? अरे भारत की बात करो, रशिया की तो बात छोड़ दो। बिल्कुल नागालैंड वगैरह में चाहिए, वहां तो पर्व है उन लोगों का। हम लोग का पर्व है, मुस्लिम जो पर्व है उसमें क्या खाएगा वो? नहीं गाय मुस्लिम है तो वो तरह तरह का चीज अपना खाता है। हिंदू मैथोलॉजी में जो है भी तरह तरह का पुआ तुआ ठेकुआ फेकुआ बना बना खाता है, खस्सी वगैरह का मतलब सब खाता है। मुसलमान गाय खस्सी सब खाता है। वहां जाइएगा तो उसका फेस्टिवल है कुत्ता खाने का। आप सोच सकते हैं आप, कुछ नहीं है वो सब नहीं। सोचिए वहां सबसे पहले क्या करता है, उस कुत्ते को 1 केजी चावल खिलाता है। तो कुत्ता चावल चिबाता नहीं है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट निगल जाता है। और उसके बाद उस निगले हुए कुत्ता को, जब जो कुत्ता निगल जाता है ना, उसको 2-4 घंटा के बाद 2 से 3 घंटा में उसको काट देता है उस कुत्ते को। उसका जो है सब कुछ निकाल करके उसके अंदर से चावल निकालता है, फिर चावल पकाता है, फिर कुत्ते के मांस को पकाता है, और जिस तरह प्रसाद दिया जाता है उस चावल और मांस को प्रसाद की तरह सब घरे घर दिया जाता है। ये आप नफरत नहीं कर सकती हैं, इसलिए नफरत कर, वो उसका अपना ये है, वो उसका अपना ये मानता है। सही बात है ना, उसका अपना धर्म है, उसकी अपनी मानता है, उसको खराब नहीं लग रहा है। हमको खराब लग रहा हो सकता हो ये कैसा कुत्ता खा रहा है, लेकिन उसके लिए चाइना चले जाइए, आदमी बूढ़ा हो गया मांस खाता है आदमी का। चाइना में आज भी, इंडिया में तो बहुत कम है, वो भी नागालैंड में चले जाइएगा आप, वहां भी बूढ़े को मार करके खा लेता है सब, आज भी होता है ये सब नॉर्मल बात है। और इस जमाने में तो आदमी को तब भी नहीं खाता था, लेकिन मांस खाने की परंपरा थी, छाल खाने की परंपरा थी। ये सब जो है ना बहुत जमाने तक इनकी जिंदगी वैसे ही चलती रही, ये डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये लोग पूर्वपाषाण काल में ही बता रहे हैं आपको हम, ये मानव चूंकि अब अकेला अकेला रहेगा, तो तुम अगर जानवर को मारोगे, जानवर भी तो आपको मार सकता है। बात समझ में आ रही है? जानवर भी आपको खाने के लिए आपको मार देगा। तो इनको लगा कि अगर अकेले अकेले रहेंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा असुरक्षित हैं, हमसे ज्यादा मजबूत है वो नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अब झुंड बना के रहना शुरू किया इंसान लोग। आदमी क्या किया, यानी कुल मिलाकर के एक छोटे से ही सही लेकिन एक समाज का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ कि झुंड में रहने की वजह से इसे जानवर से अपने आप को बचाव भी मिला, और आसानी से झुंड में, चूंकि ये बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता था, तो इस पत्थर को उठा करके अब जो है ना, पहले तो लोढ़ा करके कर सकते थे ना, अब ये क्या करता था, उठा करके सीधा एकदम मार करके और सब मिल करके जो है उसका नोच नाच करके तब खाता था। समाज, इसके एक जो छोटा सा समाज बनाया, इस समाज बनाने का इसको फायदा तो नजर आया। एक तो ये हुआ कि जब समाज इन लोग का बना होगा तो उस जमाने में बातचीत भी होती होगी, शुरुआत में भले इशारे पे हुआ हो, लेकिन कम्युनिकेशन बनना शुरू हुआ। कम्युनिकेशन का रूप क्या था ये अभी तक कोई नहीं जान सकता, न जान सकेगा, है ना। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन अगर आपको यही चाइना में अगर बैठा दिया जाए तो समझिएगा, नहीं समझिएगा। क्यों? यानी इसका मतलब है कि दोनों में दुविधा है, समझने में, भाषा में फर्क। तो इसका मतलब है कि ये जब एक जगह रहे होंगे तो एक भाषा की उत्पत्ति तो जरूर हुई होगी समझने के लिए। शुरुआत इशारा से हुआ होगा, इशारतन हुआ होगा। आज भी अगर आप चले जाइएगा आप साउथ वगैरह में, तो इशारे से कुछ मांगिएगा, नहीं वो दीजिए, वो निकाल के देगा, है कि नहीं? नहीं होगा तो बोल देगा इल्ले, आप समझ भी ना कीजिएगा। खैर, तो ये उस वक्त जो धीरे धीरे जो समाज होता गया, अभी तक औरत मर्द में फर्क नहीं हुआ था। समाज तो बन गया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए समाज को विकसित करने के लिए समय का अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। समय का अनुकूल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का सही दिशा में हो जाना। आप सोचिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, क्यों है? सवाल ये है,
इंडिया में भी बहुत जनसंख्या है, चाइना में भी है। ऐसा क्या है एशिया में कि इतना ज्यादा जो है ना जनसंख्या क्यों है? इसका वजह कर्क रेखा तो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है कर्क रेखा, यहाँ यहाँ ये भी तो कर्क रेखा में गुजर रही है, यहाँ जनसंख्या उतनी क्यों नहीं है? कर्क रेखा के सेंटर में तो यहाँ भी तो सेंटर में है भाई, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा क्यों नहीं है? क्या कर्क खाली इंडिया से थोड़ी गुजरता है, पूरे वर्ल्ड से गुजर रहा है कर्क रेखा। तो आखिर इधर ही क्यों है? कर्क रेखा अगर इंडिया में गुजर रहा है तो चाइना में फिर क्यों है? चाइना में तो कर्क रेखा नहीं गुजर रही है, गुजर रही है क्या? नक्शा देखे हो? ये नक्शा नहीं, गौर से नक्शा, नजदीक से है? तो भाई नजदीक से नहीं देखेंगे ऐसे, हम तो ऐसे देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं तो हम समझ में आ रहा है कि ये कर्क रेखा यहाँ से देखो यहाँ चली जा रही है 23.5 डिग्री, नहीं 23.5 डिग्री पर है, अच्छा 23.5 डिग्री है, ह्यूमन सेटलमेंट सही है। वाह, ज्योग्राफी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, पढ़ना चाहिए। हाँ क्या बोले आप? सेटलमेंट ज्यादा है यहाँ पर, फेवरेबल कंडीशन ज्यादा बेटर है यहाँ पे रहने के लिए। कैसे? क्योंकि सर अफ्रीका ज्यादा पार्ट देखिए हो जाता, फॉरेस्ट एरिया और डेजर्ट एरिया आता है, सारा डेजर्ट एरिया से अपर जाइएगा रशिया साइड में, वहाँ पे पूरा आइस से भरा हुआ है। फेवरेबल कंडीशन केवल यहीं पे मिलता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है उसी टेम्परेट रीजन में ज्यादा पाया जाता है। फेवरेबल कंडीशन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इसलिए। कैसा? अफ्रीका सेटलमेंट इसलिए वहाँ पे ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी ज्यादा है यहाँ पर, फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ भी है लेकिन आर्द्रता तो आपका इस इलाके में और ज्यादा है, नहीं है? अमेरिका में तो आर्द्रता और ज्यादा है, जिसको आर्द्रता कहते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो है ना मैदानी भाग ज्यादा होगा। मैदानी भाग का मतलब सिर्फ प्लेन नहीं होता, मैदानी का मतलब उपजाऊ इलाका, वो मैं हाँ, जहां भी ज्यादा होगा वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा। इससे पहले अभी तो बिहार है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां था? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं। उड़ीसा क्यों था भाई? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था उसमें, बात समझ में आ रही है? क्योंकि मिट्टी जो वो क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी दो तरह की होती है, मिट्टी तो हम नहीं कहेंगे 4 तरह की होती है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी 2 तरह की होती है। एक कहलाता है खादर बांगर, है ना? तो खादर कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को, बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। वो मिट्टी जो पुरानी हो चुकी थी, किसी जमाने में वहां नदी था, आज नहीं है, लेकिन अभी जो है जहां पर नदी है और तुरंत उसको छोड़ा है, उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र में गिनती गिनी जाती है। ये जहां भी पाया जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, वहां की जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होगी। इसका 2 वजह है, ये मौसम उसके अनुकूल हुआ है और उसके वहां पर जीने का जरिया है, इसलिए या तो लोग आ करके जनसंख्या को बढ़ाएंगे। अभी मुंबई में बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, क्यों है ऐसा? जीने के वहां पर रास्ता बहुत है, नहीं इसलिए जनसंख्या है ना। तो जहां जहां ऐसा रहेगा, लेकिन उस जमाने में, आज से हम 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले तो सब खेती पर निर्भर थे। तो जहां खेती होगी वहां लोग जाएंगे, बात समझ में आ रही है? तो वहां की जनसंख्या, तो उसी अनुकूल भी वही होता था कि जैसे इन लोगों का जो है ये जहां जहां इस तरह की होगी वहां जाए। अभी तो खेती का विकास तो छोड़ दीजिए, ये लोग विपरीत परिस्थिति के लिए, जैसे बरसात वगैरह के लिए, ये लोग विपरीत परिस्थिति के लिए भी अभी क्या कर रहे थे, वो जानवर को पालतू नहीं बनाया था कि जो है ऐसा वक्त आए कि हम लोग जो है उसको खा लें, बरसात का वक्त है, कहां बाहर जाएंगे, लाओ यही काट के खा लें। अभी ऐसा वक्त भी नहीं आया था, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये जब भी हो, ये खाना के लिए निकलते ही निकलते थे। बात समझ में आ रही है कुछ? औजार आविष्कार करने से पहले जो मरा जानवर, मतलब जो खुद से मारता था या एक जानवर दूसरे जानवर को मारता था, तब वो जो भी इंसान था उस समय में उसको खाता था। इसका तो कुछ बात नहीं है। किसका?
औजार का मतलब पत्थर का औजार था, उसका बाद में यकीनन बाद में हुआ होगा। पहला जो जानवर मारा था, वो तो उसको खाता था। तो पहला जो जानवर था, जो जानवर से जो बड़ा बड़ा जो जानवर था जो सिर्फ गोश्त ही खाता रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि एक मानव पैदा हुआ उसको जो है खा लिया तो बाकी मतलब जनरेशन ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं था। देखिए अब आपको एक बार और बता दें हम कि मतलब इस बात का गवाह है कि एक ही वक्त में इंसान कई जगह पर, जैसे रामापिते सिर्फ एक आदमी नहीं था। आप समझ रहे हैं कि रामापिते से एक आदमी रहा होगा। देखिए धार्मिक पुस्तक में कहा गया है कि पहला जो मानव उतरा था वो कौन उतरा था? मनु उतरा था, है ना। चाहे वो आदम कहे, एडम कहे, मनु कहे, जो कह ले हम, नहीं, पहला आदमी का ही नाम मनु था। इस तरह से 10 मनु आए हैं, वो बताएंगे वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कहा गया है कि जब बहुत पूरी दुनिया में पानी भर गया था तो उसमें 10वें मनु आकर के मानव और जीव जंतु को बताया था उन्होंने, वो 10वां मनु था। खैर छोड़िए। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि पहला आदमी जो आया था तो एक आदमी नहीं रहा था, एक आदमी, हाँ एक आदमी कई जगह पर था। जैसे भारत में भी आप देखिएगा तो जैसे हड़प्पा एक बहुत जब विकसित जो, तो कोई आकर के तो बसाया नहीं था, यही के लोग जो है इसको जो है क्या कहते। लेकिन जिस वक्त जो है बस रहा था तो सिर्फ इंडिया में नहीं बस रहा था, चाइना में बस रहा था, मेसोपोटामिया में बस रहा था, बिना किसी एक दूसरे को जानकारी के एक समाज का डेवलपमेंट हो रहा था। जब यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब धार्मिक आंदोलन हो रहा था तो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, ठीक उसी वक्त में चाइना में भी हो रहा था, बस हमें इराक में हो रहा था, ईरान में हो रहा था, यहाँ भी धार्मिक आंदोलन हो रहा था बिना एक दूसरे को जाने हुए, क्योंकि कम्युनिकेशन उस वक्त भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रोड और रेलवे लाइन और ये सब नहीं था कुछ, तो उस वक्त भी डेवलपमेंट हो रहा था एक साथ अलग अलग जगह पर, एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है। बाद में जब जाना लोगों ने तब ना समझा कि एक ही वक्त में हर जगह हो रहा था। तो उसी तरीके से ये मानव की जो उत्पत्ति हो रही थी, कहने को तो ये बात सही है कि यहाँ पर सीरीज मिला है पूरा, इस इलाके में मानव का पूरा सीरीज मिला है, क्रमबद्ध तरीके से मिला है। अगर कहा जाता है कि अगर आप जमीन देखिए, क्या इसको आपको बताएं हम, खुदाई 2 तरीके से होती है, ठीक है, लंबित और क्षैतिज। अगर आप खुदाई 1 फीट कर रहे हैं ना, 1 फीट का मतलब होता है 100 साल का इतिहास आप जान रहे हैं। 1 फीट के अंदर 100 साल का इतिहास पूरा छिपा हुआ है। कुछ समझ में आ रही है बात? और ये सीधा करने से जहां पर जो सामान मिलेगा उसी अंदाज से मिलता है। लेकिन क्षैतिज अगर करेंगे तो शहर मिला है इसी से, इसमें खर्च ज्यादा नहीं है, इसमें खर्च बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी तक खुदाई नहीं हुई है। अगर खुदाई होनी शुरू हो जाए तो अभी बहुत बड़ा बड़ा शहर निकलेगा जिसके बारे में हम लोग को पता तक नहीं है। तो कुछ ही क्षेत्र है जहां पर इस तरह की खुदाई की गई थी, जो अंग्रेजों के टाइम में 1920-21 में शुरू किया गया था खुदाई क्योंकि इससे पहले तो जानते भी नहीं थे। खैर उस तो बाद की बात घटना है। तो ये इस तरह की खुदाई जब हुई तो पूरा का पूरा शहर निकला। अगर तिरछा करेंगे, भागलपुर समझिए कि डूब गया एकदम, जलजला आया, भूकंप आया, पूरा भागलपुर ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, जमीन के अंदर चली गया। तो एक जगह अगर खुदाई करेंगे तो कुछ सामान मिलेगा। सपोज करो बहुत छोटा सा बात कि भागलपुर का आउटर एरिया का खुदाई कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर हल बैल ये वो आंसर से सब सारा चीज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस भागलपुर के शहर को क्षैतिज करेंगे और अभी जलजला आए, हम लोग सब भी चले जाए, तो जब क्षैतिज खुदाई होगा तो पता चलेगा अच्छा ये लोग बेंच का भी इस्तेमाल करता था, इसका मतलब बच्चा पढ़ता था। नहीं समझ में आया बात? ये बोर्ड का इस्तेमाल, ये तार का इस्तेमाल, अच्छा ये कुछ था जो कम्युनिकेशन होता था एक दूसरे से। कुछ समझ में आ रही है बात? ये कैसे पता चलेगा? एक जगह खुदाई से तो पता चलने वाला नहीं है जब तक ये, तो ये अगर इस क्षेत्र में आप चले जाइएगा तो उसको लगेगा कि भागलपुर के इस क्षेत्र में
पढ़ाई लिखाई का सिलसिला ज्यादा होता था। यहाँ बच्चे का कंकाल ज्यादा मिला है, बात समझ लीजिए, बच्चा है यहाँ पर, जितना यहाँ पर बच्चे का कंकाल मिलेगा पूरे शहर में नहीं मिलेगा, कहीं पर मिलेगा क्या? तो लगेगा ना कि वो यहाँ पर बच्चे का कंकाल ज्यादा मिला, इसका मतलब बच्चा लोग यहाँ ज्यादा रहता था, उसका क्षेत्र बटा हुआ था। उसको क्या पता कि डेवलपमेंट हो जाता है तो अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह पर डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये चीज जब खुदाई वगैरह हुई तब इस बात का पता चला कि उसी तरीके से ये कांगो बेसिन के इलाके में जब खुदाई हुई तो सबसे ऊपर में होमो सेपियंस का मिला, तब खुदाई करते करे क्रो-मैग्नन का मिला, निएंडरथाल वगैरह का मिला। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे खुदाई करते चले गए वैसे वैसे कंकाल मिला, और किसी क्षेत्र में इस तरह का चीज नहीं मिला। इसका मतलब है कि यहाँ लोग मूल निवासी रहा करते होंगे। ये मूल वो जगह था जहां जो है किसी जनरेशन में लोग छोड़ा नहीं, अलग नहीं हटे, और जगह में छिटपुट हर चीज का मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं आकर के आए थे, यहाँ आकर के बस गया, फिर कंकाल मिलना शुरू हुआ। बात समझ में आ रही है? जनसंख्या बड़ी अभी तक जो बता रहे हैं अभी नूतन काल नहीं आया था। अभी नूतन काल उस काल को कहते हैं जिस काल में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, क्योंकि वो काल ऐसा काल था कि इंसान की जिंदगी अभी अस्थायी नहीं थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ भी नहीं सकती थी। जब तक जिंदगी अस्थायी रूप से एक जगह नहीं होगी जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ सकता है, उसको अस्थायी रहना जरूरी है जनसंख्या की वृद्धि के लिए। तो इस तरह का अभी पूर्व पाषाण काल में इस तरह का कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ पत्थरों का औजार बनना जाना था, लेकिन पत्थर का औजार भी सिर्फ बड़ा बड़ा हुआ करता था, छोटा औजार अभी तक नहीं हुआ था। छोटा औजार में ब्लेड तक, यहाँ आते आते इन लोगों ने ब्लेड तक बना लिया था। ये मध्य पाषाण काल में ये लोग दूर से फेंकने वाला भाला तक बनाए थे, लेकिन किसका? पत्थर का। तीरंदाजी का जो है चित्र मिला है यहाँ पर। इसका मतलब है कि पत्थर का छोटा छोटा चीज को जो है तीर किस चीज से बनाएगा वो? हैं? सही कह रहे हो, लकड़ी से बनाएगा। फेंकेगा किस चीज से? नहीं, वो क्या कहते हैं, लत, जो पेड़ का लत होता है ना, वो उससे फेंका करते थे वो लोग। भाला था, कुल्हाड़ी था, वो कुदाल तो अभी नहीं हुआ था, इसलिए कि अभी कृषि का विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए कुदाल तो खैर यहाँ तक भी नहीं हुआ था, खैर वो तो जब हम बताएंगे। लेकिन पूर्व पाषाण काल में सबसे बड़ा दो ही डेवलपमेंट हुआ था कुल मिलाकर के। पहला ये कि औजार बनाना वो पत्थर का शुरू कर दिया था, और अच्छा चिकना औजार बनाने लगा था। पूर्व पाषाण काल के अंतिम चरण आते आते इसके औजार में तीक्ष्णता आ गई थी, मतलब उसके अंदर जो है ना बहुत जो है क्या कहते हैं उसको, तेज हो गया था, बहुत नुकीला। नहीं, यहाँ आपको बता दें कि ये सिर्फ पत्थर को मारने के लिए नहीं किया, बाद में इसका डेवलपमेंट मध्य पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल को भी तीन भाग में बांटते हैं, पूर्व पाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल और पूर्व नव पाषाण काल। तो पूर्व मध्य काल तक आते आते चमड़ा को छीलने का औजार बना लिया था इन्होंने, कि आसानी से अब सिर्फ दांत से नहीं छीला जाएगा, आप क्या करेंगे, वो औजार से छीलने लगेंगे। बात समझ में आई? और ये बस इसकी दो ही उपलब्धि थी, एक तो ये कि औजार जो है बहुत तीक्ष्ण और बढ़िया बनाने लगे थे, पत्थर भी चकमक पत्थर लाने लगे थे, चकमक पत्थर बाद में बताएंगे हम। और दूसरा ये था कि समूह में रहने लगे थे। ये इसका बहुत बड़ा समूह में रहने का जो डेवलपमेंट था, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, उसको छोटा डेवलपमेंट नहीं कह सकते आप। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका दो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था जो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। क्लियर ना? आज छोड़ दें और बड़ा है? नहीं, टाइम हो गया है, उनका भी टाइम है। कहाँ? होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। समझ में आई बात? होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर चूंकि पिरामिड में भी कम से कम आपको देखिएगा हिस्ट्री का तो 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि नहीं? तो
तो 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स पूछा जाता है, 2 ही सब्जेक्ट से ज्यादा, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है। इसके बराबरी का एक और है, इतना ही क्वेश्चन पूछने वाला, वो पॉलिटी तो 10 क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर्स ये दोनों बराबर बराबर पूछता है। अब ज्योग्राफी भी कम पूछने लगा है, उसके बदला में इकोलॉजी सिस्टम पूछता है ज्यादा, पारिस्थितिकी। बात समझ में आ रही है? एक दिन इसका क्लास लेंगे कि ये जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज्यादा आता है, किस किस सेक्टर से, ठीक है ना। तो अभी बीपीएससी आ रहा है, कोई भरेगा तो नहीं इसमें अभी? बीपीएससी तो भर दिया। हाँ बीपीएससी अभी आएगा, अभी का हफ्ता में आ जाएगा वो। एक ही आदमी भरेंगे यहाँ से ना, आप भी भरोगी। ग्रेजुएशन हो गया है, दैट्स वेरी गुड। ऑनर्स क्या है? जूलॉजी है, मानव विज्ञान, वेरी गुड। और आप भी भरिएगा। आपका ऑनर्स? अच्छा आप एमबीए से हैं, वेरी गुड। तो मेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? हिंदी। और आपका? मैनेजमेंट होगा, बहुत खूब। और आपका? जब ये नहीं समझ रहे हो तो हिस्ट्री ऑप्शन कैसे दोगे? हैं? अच्छा जो आप पढ़ा है सर वो ये नहीं, आप ऑप्शनल दीजिएगा तो ये थोड़े खाली पूछेगा, ये तो समझिएगा ही। ये तो आज जो आएगा बच्चा वो भी समझ जाएगा, वो माने नहीं लगता है। मेंस के लिए जो तैयारी किए हैं कि अभी नहीं किए हैं? प्री क्लियर हुआ था, तो मेंस में हिस्ट्री में अटक गए थे। मैंने सर 2 ही पेपर दिए थे, पेपर में कुछ था नहीं इसीलिए। और आया कुछ नहीं, ब्लैक ऊपर क्या लिखा? नहीं, कुछ नहीं, फायदा नहीं है उसमें। अब सोचिएगा कि एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ता है उसमें। एक्सपीरियंस नहीं होता है और फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता है कि हम कुछ नहीं जान रहे हैं। हाँ तो उस तरह नहीं करना, लेकिन लेवल अगर आ जाए तब एग्जाम देना शुरू कीजिए। बिना लेवल दिए एग्जाम मत दीजिएगा। सिर्फ यूपीएससी अगर बैठ रही है कोई भी आदमी, तो लेवल के उस स्तर पर पहुंच जाइए तब यूपीएससी का शुरू कीजिए बैठना। ये नहीं कि जो है चलो दे देते हैं, आपका ट्राई में एक चांस खत्म हो जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन जो हावी होगा वो एक्स्ट्रा होगा, वो बोनस होगा उसका। कब सुनाई दिया? जब सब नहीं होगा तो वो सब जो है ना बेटर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। एक लेवल तैयार कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं आपको हम, है कि नहीं? सोचते होंगे आप लोग कि दिल्ली जाता है लड़का सब पास कर जाता है, सोचते होंगे आप लोग, दिमाग में नहीं आता ये बात? बिल्कुल नहीं। दिल के कोने में ये चीज छिपा रहता है, आप इनकार कीजिए चाहे नहीं कीजिए आप, लेकिन आप सच जानिएगा तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 500 लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़का पास किया है, रेशियो क्या है उसका? कुछ समझ में आ रही है बात? बड़का बड़का पोस्टर लगा देगा, हाँ ये पास किया, लड़का और चला जाएगा वहां भीड़ बनाने के लिए। बटखरा समझते हैं, मैक्सिमम बटखरा रहता है वहां पर। तो भीड़ नहीं बनना है, अलग देखिएगा, मेहनत लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन वो 3 चीज मेहनत जो होता है वो कौन सा है? राइट अप्रोच वगैरह होता है उस चीज को, ठीक है? और कोई सवाल तो नहीं ना?